नमस्ते नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं और एकदम मस्त हैं और तंदुरुस्त और एकदम शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सभी बच्चे आ जाएंगे और क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सभी को आवाज़ मेरी पहुँच रही होगी और क्लास में आपको वीडियो भी अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ठीक है, चलो भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, मेरठ की भूमि से राम राम। तो सभी बच्चों को पूरे देश के कोने कोने से जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को प्रणाम, सभी प्यारे बच्चों को राम राम। ठीक है, तो आइए भाई क्लास को कर लिया जाए शुरू। और क्लास को शुरू करेंगे तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन से हमारी कहानी शुरू हो रही थी और वहीं पर आज हम अपनी कहानी को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक, तो भाई कोशिका विभाजन में मैंने आपको बताया था कि कोशिका जो होती है उसके विभाजन की मुख्य दो अवस्थाएं थी, इंटरफेज अवस्था और एम अवस्था। इंटरफेस जिसको हम शुरुआत या तैयारी की अवस्था भी कहते थे, जो कि सबसे लंबी अवस्था थी और इसके अंदर तीन स्टेजेस हमें देखने को मिलती थी, G1, S और G2। जीवन अवस्था में क्या होता था, कोशिका ग्रोथ करती थी, वृद्धि करती थी। एस अवस्था में डीएनए का सिंथेसिस यानी डीएनए जो है वो अपनी कॉपी बनाता था। और प्यारे बच्चे, जो G2 अवस्था थी उसमें कोशिका के बाकी कोशिकांग अपने आप को मल्टीपल करते थे। उसके बाद हम बात कर रहे थे एम अवस्था की। एम अवस्था दो भागों में बटी हुई थी, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस समसूत्री और मियोसिस अर्धसूत्री। ठीक है, तो भाई आ जाओ, अब हम यहीं से बात कर रहे थे माइटोसिस और मियोसिस से ही। तो फिर से मैंने आपको पिछली क्लास में माइटोसिस और मियोसिस के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए कि भाई जैसे समसूत्री विभाजन जो होता है इसके अंदर, या ये कहाँ होगा, कायिकी कोशिकाओं में, सोमैटिक सेल में। और यहाँ पर जो कोशिकाएं बनती हैं वो डिप्लोटिक होंगी, यानी कि यहाँ पर द्विगुणित कोशिकाएं बनती हैं। ये होता है जनन कोशिकाओं में और हैप्लोइड सेल बनती हैं, एक यानी कि अगुणित कोशिकाएं बनेंगी। इसके बाद हमने बात करी थी कि ये वाला जो समसूत्री विभाजन है ये छोटा होता है क्योंकि इसमें एक ही बार विभाजन होता है। तो यहाँ पे लिख रहा है केवल एक चरण में पूर्ण हो जाता है, जबकि यहाँ पर विभाजन दो चरणों में पूर्ण होता है। ये हमने चीजें पढ़ ली थी फ्राइडे की क्लास में। फिर हमने बात करी थी कि केंद्रक में एक ही विभाजन होता है किंतु गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में समान रहती है, यानी कि एक कोशिका से जो दो नई डॉटर सेल बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपनी मात्र कोशिका के समान ही रहती है। यहाँ पर क्या होगा, दो बार विभाजन होगा और जो संतति कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। यहां तक हमने चीजें कर ली थी और कर कर चल रहे थे। आ जाओ अब बात करेंगे आगे की। तो ये जो मैंने आपको रिवीजन कराया इतना हम कर चुके थे, अब यहां से नया शुरू कर रहे हैं बेटा। ठीक है भाई, अब यहां से नया शुरू कर रहे हैं। तो आ जाओ भाई, कपिल जी पहली बार लाइव में, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप पहले भी आते हो क्लास में, या शायद हो सकता है पहली बार हो। ठीक है, चलो तो भाई आए, अब बात करते हैं हम लोग अगले डिफरेंसेस की अर्धसूत्री और समसूत्री के अंदर। तो इधर हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, इधर हम लोग बात कर कर चल रहे हैं माइटोसिस डिवीजन की, समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन के पॉइंट इधर पढ़ेंगे और अर्धसूत्री जो है उसके पॉइंट इधर पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि मियोसिस जिसको बोलते हैं, मियोसिस के इधर पढ़ेंगे। ठीक है, मियोसिस। आ जाओ अब बात करेंगे हम लोग कि मैम माइटोसिस की जब बात की जाएगी तो इस विभाजन में पूर्वावस्था जो होती है, प्रोफेज स्टेज जो होती है, अपेक्षाकृत सरल व कम अवधि की होती है। अब इसी पॉइंट को समझाने के लिए मैं आपको एक स्लाइड समझाऊंगी। देखो होता क्या है, जब भी कोशिका विभाजन करेगी, चाहे वो समसूत्री विभाजन हो प्यारे बच्चे, चाहे वो समसूत्री विभाजन की बात हो यानी कि माइटोसिस की बात हो, ठीक है, चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन की बात हो, अर्धसूत्री विभाजन की बात हो, ठीक है, यानी कि चाहे वो मियोसिस की बात हो, इसकी बात हो प्यारे बच्चे, मियोसिस की। होगा क्या, यहाँ पर दोनों में ही कुछ स्टेप होते हैं। क्या क्या होते हैं, जैसे कि पहला चरण होता है प्रोफेज, पहला चरण होता है प्यारे बच्चे प्रोफेज, ठीक है, जिसको हम लोग प्रोफेज के नाम से जानते हैं, प्रोफेज अवस्था या प्रोफेज। ठीक है, समझ में आ गई बात, बिल्कुल आ गई मैम। जो दूसरी स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज।
दूसरी स्टेज होती है बेटा मेटाफेज, ठीक है, इसको हम मध्य अवस्था भी बोलते हैं, मध्य अवस्था, ठीक है, मेटाफेज। जो तीसरी अवस्था होती है इसको कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चे, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ठीक है, ऐसे ही होगी एनाफेज, इसको कहते हैं हम लोग एनाफेज, ठीक, एनाफेज। तो ये भी एक अवस्था हो गई एनाफेज, ठीक है। आगे है बेटा, फोर्थ नंबर पर आती है टीलोफेज, टीलोफेज अवस्था, फोर्थ नंबर पर आती है टीलोफेज, ठीक है, टीलोफेज अवस्था, टीलोफेज अवस्था सबसे लास्ट अवस्था जो होती है टीलोफेज। तो ये चार अवस्थाएं चलती चलती है माइटोसिस और मियोसिस में। तो यहाँ पर यही सेम अवस्थाएं यहाँ पर होती हैं बेटा, वही सेम अवस्थाएं जो यहाँ है वही यहाँ पर होती हैं। अंतर क्या है, यहाँ पर ये दो चरणों में होंगी, प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड, एनोफेज फर्स्ट, एनोफेज सेकंड, टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड। भाई यहाँ पर तो ये एक एक बार ही हो रही है, यहाँ ये अवस्थाएं दो दो बार होती हैं। तो अब आपको जो पॉइंट मैं पढ़ा रही थी कि भाई माइटोसिस जो होता है इसमें जो सबसे पहली अवस्था है प्रोफेज, ये छोटी होती है। कैसी होती है, छोटी होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पूर्वावस्था 5 उप अवस्थाओं में बटी रहती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। बेटा ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है बेटा, देखो ध्यान से सुनना। इसके अंदर जो प्रोफेज अवस्था है ना, इसी को हम हिंदी में पूर्वावस्था भी कहते हैं, मतलब सबसे पहली अवस्था है। वैसे तो कई बार ये प्रोफेज के नाम से ही आता है आपको, लेकिन इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं, पूर्वा अवस्था के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ भी है पूर्वावस्था या प्रोफेज। तो पूर्वा यानी सबसे पहली अवस्था, माइटोसिस के अंदर और मियोसिस के अंदर दोनों में सबसे पहली अवस्था होती है प्रोफेज, जिसको हिंदी में पूर्वावस्था के नाम से भी जानते हो। लेकिन कई बार क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है तो इसको पूर्वावस्था लिखा नहीं आता, ऐसे ही लिखा आता है प्रोफेज, ऐसे ही लिखा आता है। खैर आपने दोनों नाम जान लिए। तो पूर्वावस्था जो होती है यहाँ पर एक ही बार होगी, छोटी होगी, लेकिन इसके अंदर पूर्वावस्था ही 5 स्टेप में बटी हुई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं प्रोफेज अवस्था की, अगर हम इसके अंदर यहाँ पर तो ये प्रोफेज अवस्था जो है एक ही है, छोटी सी है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर अगर हम प्रोफेज अवस्था की बात करेंगे तो ये प्रोफेज अवस्था जो है बेटा, ये पूर्वा अवस्था जो है ये 5 चरणों में बटी हुई होती है, 5 चरणों में बटी हुई होती है। ये 5 चरण कौन कौन से हैं ये आपको पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। तो इनको ना बहुत अच्छे से आप लोग याद करके जाएंगे। ये तो पूछा जाएगा कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर जो प्रोफेज अवस्था है उससे संबंधित कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो 5। कौन कौन सी हैं, लैप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैक्टीन है, ठीक है, डिप्लोटीन है और डाइकाइनेसिस। पैक्टीन अवस्था के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, ये भी पूछा जाता है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि गुणसूत्र जो है एक दूसरे के साथ क्रॉस करेंगे, एक गुणसूत्र ये, एक गुणसूत्र ये इसके साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा, ऐसे करके गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर भी होगा। ये वाला मान लीजिए, ये देखो 2 गुणसूत्र है, क्रॉसिंग ओवर यही समझ लो, डिटेल में नहीं आएगा, सिर्फ ये पूछेगा कि पूर्वावस्था की कौन से चरण में क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो आप बताएंगे पैक्टीन अवस्था में। चलो देखो यहाँ पे ये एक गुणसूत्र है पिंक कलर का और यहाँ पर ये एक गुणसूत्र है येलो कलर का। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये जो पिंक कलर का गुणसूत्र है ये जाकर, मतलब ये वाली भुजा इसके साथ मिल जाएगी जाकर। तो मान लीजिए ये वाली जो भुजा है ये वाली यहाँ मिल गई और इसकी ये वाली भुजा इधर मिल जाएगी जाकर। तो अगर मैं नीचे से इरेज करके आपको समझाती हूँ, ऐसे करके हो जाता है, ऐसे देखो ये इधर पिंक मिल जाएगा जाकर और ये इधर जाकर मिल जाएगा येलो। तो ये तो टूटकर येलो वाला आ गया इधर और ये वाला टूटकर चला गया इधर, तो क्रॉसिंग ओवर हो गया किसका, गुणसूत्रों का। तो ये वाली जो स्टेज होती है ये पैक्टीन अवस्था के अंदर देखने को मिलती है, ये आपको पूछा जा सकता है पेपर में।
तो सिंपल सिंपल फैक्ट में बता के चल रही हूँ जो आपको पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो सीधा सीधा डिफरेंस भाई कि प्रोफेज अवस्था छोटी होती है समसूत्री विभाजन में, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में काफी बड़ी होती है। और बड़ी क्यों होती है? क्योंकि 5 चरण यहाँ पर लगते हैं। ये 5 चरण कौन कौन से हैं? लैप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैक्टीन है, डिप्लोटीन है, डाइकाइनेसिस है। पैक्टीन अवस्था के बारे में थोड़ा सा याद करना, इसी में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर बता दिया, ये गुणसूत्र टूटकर इधर और ये गुणसूत्र टूटकर इधर जाकर जुड़ जाता है, ठीक है। आ जाओ अगला। इस विभाजन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है और काइज़ोमेटा नहीं बनते हैं। तो भाई देखो मैंने बताया यहाँ पर जब ये अवस्था ही नहीं पाई जाती, पैक्टीन अवस्था ही नहीं होती इनके अंदर, तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, सीधी सी बात। तो यहाँ पे लिख रखा है कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और काइज़ोमेटा नहीं बनते हैं। काइज़ोमेटा क्या होते हैं बेटा? जब ये वाला गुणसूत्र इस वाले गुणसूत्र से जाकर ऐसे ऐसे एक्सचेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉइंट बना ना, उसको ही काइज़ोमेटा कहते हैं। उसको ही क्या कहा जाता है? काइज़ोमेटा कहते हैं। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? काइज़ोमेटा। तो जब ये वाला गुणसूत्र इधर को जाएगा, ये वाला गुणसूत्र इधर को आएगा, तो बीच में जो इनका मिलने वाला जो बिंदु बनेगा उसी को काइज़ोमेटा कह देते हैं। तो इनमें क्रॉसिंग ओवर भी होता है। कौन सी अवस्था में होगा? पैक्टीन अवस्था में। और क्या बनेगा? काइज़ोमेटा भी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, काइज़ोमेटा भी नहीं बनेगा, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा। पेपर में प्रश्न आएगा कि क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया किस प्रकार के विभाजन में होती है? आप बताएंगे अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है? आप बताएंगे पैक्टीन अवस्था के अंदर, ठीक है। काइज़ोमेटा कहाँ बनते हैं? इसी में बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में। क्या होता है काइज़ोमेटा? जब गुणसूत्र क्रॉसिंग ओवर करेंगे तो बीच में जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगे वही हो जाएगा काइज़ोमेटा, ठीक है। तो ये नाम याद रखने हैं बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा, क्लियर। तो इसमें क्या होगा? काइज़ोमेटा बनने व क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही संतति कोशिकाओं में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब देखो यहाँ पर तो समानताएं थी भाई, जैसी मम्मी कोशिका वैसी उसकी बच्चे, लेकिन यहाँ पर क्या था? मम्मी कोशिका से अलग होती हैं ये। तो अलग क्यों होती है? क्योंकि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर होगा, गुणसूत्र एक्सचेंज हो जाते हैं। इधर का गुणसूत्र इस वाले के पास चला गया, इस वाले का गुणसूत्र इस वाले के पास चला गया, तो दोनों के कैरेक्टर एक्सचेंज हो गए, तो दोनों में कुछ कुछ विभिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या पाई जाती हैं? वेरिएशंस, विभिन्नताएं होती हैं अर्धसूत्री विभाजन में। आएंगे आगे अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। भाई इस विभाजन में सेंट्रोमियर में गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित होते हैं तथा द्विसूत्रीय होते हैं। इनमें जो गुणसूत्र होंगे डबल थ्रेड लाइक, ऐसे ऐसे 2 धागे नुमा संरचना पाई जाएंगी गुणसूत्रों की, ऐसे ऐसे, ठीक है। और मध्य पट्टिका इक्वेटरल प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। ये पॉइंट आपको नहीं पूछा जाएगा बट फिर भी मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रख लेना। भाई कोई भी कोशिका जब विभाजन कर रही है ऐसे करके, ऐसे, तो ये वाला होता है इक्वेटर पॉइंट, इस तरीके से आप जान सकते हो। तो यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे गुणसूत्र देखने को मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? मेटाफेज में गुणसूत्र 4 सूत्रीय हो जाते हैं। यहाँ तो 2 सूत्रीय थे भैया, इनमें क्या होगा? ऐसे ऐसे 4 सूत्रीय गुणसूत्र आपको देखने को मिलेंगे मेटाफेज अवस्था में, ठीक है। जबकि मेटाफेज सेकंड समसूत्री विभाजन के समान ही होता है। बात खत्म। इस विभाजन में संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं के समान ही रहती है। ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ, ठीक है। इस विभाजन में कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिकाओं की संख्याओं की आधी रह जाती है। ये बात भी मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो आपको पेपर में माइटोसिस और मियोसिस से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है भाई? ये पॉइंट भी आप पढ़ चुके हो। इस विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। बताया था ना, एक कोशिका है, ये विभाजित होगी तो 2 कोशिकाओं को जन्म देगी। तो कितनी कोशिकाएं बनी भाई? 2 डॉटर सेल बनती हैं। इस विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं। एक कोशिका है, पहले ये 2 भागों में टूटी ऐसे करके, फिर इसी से आगे चलकर 2 और कोशिकाएं बन गई ऐसे ऐसे। तो टोटल 1 2 3 4 कोशिकाएं बनती हैं यहाँ पर टोटल 2 कोशिकाएं बनेंगी। अब यहाँ पे क्या है? समसूत्री विभाजन की वृद्धि, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई। समसूत्री विभाजन हमारे शरीर में क्यों होता है ये बताओ। और प्यारे बच्चे, अर्धसूत्री विभाजन हमारे शरीर में क्यों होता है? तो देखो, जब भी आपको चोट लगती है,
ठीक है, अभी एग्जाम बेटा कोई फाइनल नहीं है, कब है? ठीक है, आ जाओ अब आगे बात करते हैं। धीरे धीरे चलो लिखने में बेटा, साथ साथ मत लिखो, पीडीएफ मिलती है, पीडीएफ में लिखो, अभी समझो। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप साथ साथ लिखोगे तो मैं यहाँ बेटा खड़ी थोड़ी ना रहूंगी फिर, अभी आपको लिखवाने के लिए मैं खुद टाइम से आपको चीजें समझ में ज्यादा है, इसीलिए खुद पीडीएफ लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो लिखवानी पड़ेगी। तो एक हफ्ते में, पूरे एक हफ्ते से भी ज्यादा ये टॉपिक ले जा सकता है। तो अब आपको पीडीएफ से 2 दिन में खत्म करा, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर इनको आप पढ़ लेते हो तो पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो साथ साथ मत लिखो, पीडीएफ मिलती है, ये पीडीएफ मैं आपको देती हूँ, आराम से लिख लेना देखकर पीडीएफ में से। ठीक है, चलो अब देखो, अभी समझना ज्यादा जरूरी है। अब ये जो समसूत्री विभाजन होता है ना, ये हमारे शरीर में कभी भी आपको चोट लग जाए, जैसे भाई चोट लग गई मुझे यहाँ पर, अब मेरी खाल उखड़ गई यहाँ से, पूरी स्किन हट गई, तो मेरी सेल जो थी यहाँ वो डैमेज हो गई। अब थोड़े दिन बाद मैं देखूंगी धीरे धीरे मेरी चोट जो है वो भरना शुरू हो जाएगी, घाव भरना शुरू हो जाएगा। अब घाव भरना शुरू होगा तो वहां की जो कोशिकाएं हैं वो नई कोशिकाएं बनाएंगी, तभी तो वो नई कोशिकाएं मिलकर मेरे नए टिश्यू बनाएंगी, और नए टिश्यू मिलकर मेरा पूरा घाव भर देंगे। तो प्यारे बच्चों, जब भी हमारे शरीर में कोई घाव होता है, कोई टूट फूट होती है, उसको भरने के लिए हमारी कोशिकाएं करती है समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन कब होता है हमारे शरीर में? तो ये हमारे शरीर में जब वृद्धि होगी तब होगा। मरम्मत वही टूट फूट घाव वगैरह को भरने के लिए किया जाता है। ये पेपर में आता है कि शरीर में घाव भरने के लिए कौन सी कोशिकाएं कौन सा विभाजन करती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर जो हमारी दैहिक कोशिकाएं हैं, कायिक कोशिकाएं, ये करती हैं प्यारे बच्चे कैसा विभाजन? आप कहेंगे समसूत्री विभाजन। तो जब भी हमें चोट लगती है, जब वो घाव धीरे धीरे भरता है, तो वहां की कोशिकाएं कर रही होती हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। इसी की वजह से हमारा घाव धीरे धीरे भरता है। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, अब प्रैक्टिस सेट की बात रही, तो आज से बिहार के प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहा है 2 बजे। तो उसमें भी आपको जो बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहेंगे, तो आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। बाकी आपका भी अभी चलेगा। अब आ जाओ, इसमें क्या होता है, महत्व इसका क्या है भाई? लैंगिक जनन करने वाले जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान रखने के लिए आवश्यक है, और जीवों में विभिन्नताओं के लिए आवश्यक है। यानी आपके शरीर में जो शुक्राणु बन रहे हैं, स्पर्म, और आपके शरीर में जो अंडाणु बन रहे हैं, ओवम, लड़कियों के शरीर में, उनका निर्माण करने के लिए जरूरी होता है ये विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो इसके भी मेन पॉइंट आपको ये पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये क्या होता है? जनन करने के लिए, लैंगिक जनन करने के लिए। यानी लैंगिक जनन कब होगा? जब शुक्राणु और अंडाणु बनेंगे। तो शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए ये लाभदायक होता है। और दूसरा, उसी से आती है वेरिएशन। ठीक है भाई, अब आप बिल्कुल अपने बहन भाई के जैसे थोड़ी हो, आप में अपने बहन भाई से कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जरूर हैं। तो वो जो विभिन्नताएं आप में आई हैं वो इसी के कारण आती हैं। अब आ जाओ, जो भी बच्चे इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए बता देते हैं हम लोग, यहाँ से देख लीजिएगा। जब हमने बात करी थी, ठीक है, देर इज वन डिवीजन इन द न्यूक्लियस बट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, ये पिछली क्लास में कर लिया था। इंग्लिश वालों के लिए देख लीजिए, इन दिस डिवीजन प्रोफेज इज रिलेटिवली सिंपल एंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन। छोटी अवस्था होती है प्रोफेज जो होती है। इसमें क्या होगा? द न्यूक्लियस डिवाइडेड ट्वाइस, अ रिजल्ट ऑफ विच 4 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट। ये बता दिया था पिछली क्लास में, यहां से आज कराया है। तो प्रोफेज इज डिवाइडेड इनटू 5 सब स्टेजेस: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो पैक्टीन में बताया था क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ओवर। तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए एक झलक है, पीडीएफ मैं दूंगी, आप अच्छे से इससे पढ़ सकते हो। बात समझ में आ गई? मेन पॉइंट ये है, इन दिस डिवीजन क्रॉसिंग ओवर डज नॉट अकर एंड chiasmata आर नॉट फॉर्म्ड। Differences are found in the daughter cell due to the formation of chiasmata and crossing over। तो समसूत्री में, ये माइटोसिस में तो नहीं होता था, chiasmata भी नहीं बनते थे, क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होता था, यहाँ सब होता है। ठीक है, in this division chromosome in the centrosome are arranged on the equatorial plate and are double threaded। डबल थ्रेडेड, 2 धागेनुमा संरचनाओं के रूप में होते हैं क्रोमोसोम। यहाँ पर 4 धागों के रूप में होते हैं, बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा? इन मेटाफेज फर्स्ट क्रोमोसोम्स बिकम 4 थ्रेड, whereas मेटाफेज सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस।
ठीक, तो ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैंने एक झलक आपको दिखा दी है। इन दिस डिवीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल रिमेन द सेम एज द पेरेंट सेल। गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। इसमें क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, बिकम हाफ ऑफ द पेरेंट सेल, हाफ हो जाएंगे बेटा पेरेंट सेल के। ठीक है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या, ये भी उसमें सिर्फ लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाने का मतलब नहीं बताया मैंने। उसमें मैंने बताया था कि जैसे हमारे अंदर नर और मादा वाले हैं ना गुणसूत्र जो काम नहीं करते हैं, उनके अंदर जब एक बच्चा का निर्माण हो रहा होगा, छिपकली वगैरह के बच्चे, मगरमच्छ के बच्चे, तो उनके अंदर लिंग गुणसूत्र नर और मादा बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। हमारे अंदर तो गुणसूत्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं नर और मादा बनाने में। वहां पर टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर का मेन रोल रहेगा। अंडे सेकते हैं वो, तो जब अंडे सेकेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर होगा नर, कम टेम्परेचर होगा वो मादा बनेंगी। ऐसे बनते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिवीजन 2 डॉटर सेल आर फॉर्म्ड। 2 डॉटर सेल बनेंगी, इसमें 4 डॉटर सेल बनेंगी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट जो हिंदी में आपको समझा चुकी हूँ, उसी का बस इंग्लिश वर्जन आपको दिखा रही हूँ, जिससे इंग्लिश वाले बच्चों को परेशानी ना हो। इंपोर्टेंस क्या है भाई, माइटोसिस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। मैंने बताया था वृद्धि करते हो और आपके शरीर में मरम्मत होती है, उसके लिए होता है। इसमें क्या है, नेसेसरी टू कीप द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स के अंदर जो स्पर्म बनता है, ओवा बनता है, उसके लिए जरूरी है। और रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन, जो विभिन्नताएं आती हैं उसके कारण जरूरी है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि किस प्रकार के जनन में अधिक विभिन्नताएं आती हैं। तो याद रखना, जब लैंगिक जनन होता है ना, लैंगिक जनन यानी कि अगर कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, यानी नर और मादा जब होंगे, स्पर्म और ओवा के द्वारा जब रिप्रोडक्शन होता है, उसको कहते हैं लैंगिक जनन। जैसे हम इंसानों में होता है, हम इंसानों में जो लड़के होते हैं उनके पास शुक्राणु होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं लड़कियां, उनके पास अंडाणु होते हैं। तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, इस प्रकार के जनन को कहते हैं लैंगिक जनन। इस जनन से ज्यादा वेरिएशंस आती हैं। भाई आपने देखा है ना, जितने भी संसार में लैंगिक जनन करने वाले जीव जंतु हैं, वो ऐसा नहीं है सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे दिखेंगे, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं उनके अंदर जरूर होती हैं। जैसे तुम सेम टू सेम अपने मम्मी पापा के जैसे नहीं हो, तुम्हारे बच्चे सेम टू सेम तुम्हारे जैसे नहीं होंगे, उनके बच्चे सेम टू सेम उनके जैसे नहीं होंगे। कुछ विभिन्नताएं आ सकती हैं, लेकिन 100% हर व्यक्ति एक जैसा या अपने माता पिता के जैसा नहीं हो सकता। तो ये जो लैंगिक विभिन्नताएं या ये जो विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ये लैंगिक जनन से ही देखने को मिलती हैं। और लैंगिक जनन में क्या काम आते हैं, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु। तो शुक्राणु और अंडाणु बनाने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये डिवीजन माइटोसिस। ठीक है, और इसी के कारण आती है वेरिएशन। ये भी प्रश्न आता है कि किस प्रकार के जनन के अंदर ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलती हैं, ज्यादा विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। तो आंसर ठोक कर आना लैंगिक जनन। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आ जाओ आगे बात करेंगे। अब तो आप लोगों का जो ये डिवीजन था ये हो गया भाई खत्म। ठीक है, ये डिवीजन हो गया है खत्म। अब एक चीज और मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ कि जब ये आप लोगों का सेल डिवीजन यानी ये दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन, जब प्यारे बच्चे ये दोनों प्रकार के कोशिका विभाजन खत्म हो जाते हैं, या ये जो 4 अवस्थाएं मैंने आप लोगों को बता रही हैं, ये चारों अवस्थाएं कोशिका विभाजन के अंदर किस चरण में होती है। तो एक छोटी सी कहानी और समझना। देखो प्यारे बच्चे, होता क्या है कि जब भी आप लोग कोशिका विभाजन की बात करते हो या एम फेज की बात करते हो, एम अवस्था के ही तो भाग थे ये दोनों, सूत्री और समसूत्री, एम अवस्था के ही तो भाग थे प्यारे बच्चे। तो जो अब हम एम अवस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर मोटे तौर पर देखें, एम अवस्था को हमने 2 चरणों में बांटा हुआ है। अगर गौर से देखें तो आपने पढ़ा था माइटोसिस और मियोसिस, वो तो 2 भाग हो गए, माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन अगर हम बात करते हैं एम अवस्था, भाई एम अवस्था बनी हुई है किससे, माइटोसिस और मियोसिस से मिलकर।
माइटोसिस यानी कि पढ़ा अभी अभी समसूत्री, और प्यारे बच्चे पढ़ा था अर्धसूत्री, ये मियोसिस अर्धसूत्री। ये दोनों तो इसके टाइप हो गए, लेकिन अगर इन दोनों टाइपों को देखें हम मोटे तौर पर, तो इन दोनों के अंदर भी दो अवस्थाएं आती हैं। कौन कौन सी? एक आती है कैरियोकाइनेसिस, 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 ठीक है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एक अवस्था है भाई, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसमें किसका विभाजन होता है ये पूछ लेता है। इसमें होता है केंद्रक का विभाजन। इसका विभाजन, केंद्रक का विभाजन। बेटा कैरियो का मतलब ही होता है केंद्रक। इसमें होता है न्यूक्लियस डिवीजन। अब इसको लिखो, फिर मैं आपको समझाती हूँ कैसे। इसमें होता है न्यूक्लियस डिवीजन। अच्छा, कभी भी आपको पूछे कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है ना, तो कभी भी पूछे कि केंद्रक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, केंद्रक का अध्ययन क्या होता है भाई, तो केंद्रक के अध्ययन को ही कहते हैं कैरियोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है? कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को कहा जाता है कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी। केंद्रक के अध्ययन को ही कहा जाता है कैरियोलॉजी। तो कैरियोकाइनेसिस क्या हुआ? कैरियो का मतलब केंद्रक और काइनेसिस का मतलब विभाजन। मतलब केंद्रक के अंदर जब विभाजन होगा उसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। और ये जो मैंने आपको 5 के 5, ये 4 के 4 टर्म ये बताए थे ना स्टेप, ये कहाँ हो रहे थे? तो ये केंद्रक में ही हो रहे थे। तो लिख सकते हो ये कहाँ हो रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस के अंदर हो रहे हैं, ये कैरियोकाइनेसिस में हो रहे हैं। ये चारों के चारों विभाजन कहाँ हो रहे हैं? केंद्रक में हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद की जो अवस्था आएगी, यानी इन चारों डिवीजन के बाद होगा साइटोकाइनेसिस। चलो तो लिख लीजिए, इसके बाद क्या होगा? दूसरा यहाँ पे लिखेंगे साइटोकाइनेसिस। तो दूसरा होता है भाई साइटोकाइनेसिस। ठीक है, दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। इसको बोलते हैं कोशिका केंद्रक, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, इसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। तो मैंने आपको कहा था ना कि साइटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के दो हिस्से थे, केंद्रक द्रव यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि जो केंद्रक में विभाजन हो रहा है उसको कह रहे हैं कैरियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस डिवीजन होगा यहाँ पर। कैरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? केंद्रक का। और कैरियोकाइनेसिस किस में विभाजन होता है? केंद्रक में। साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव में विभाजन। कैसे? आ जाओ अब छोटे से डायग्राम के द्वारा समझो। मान लो ये कोशिका है, यहां से बनाती हूँ, यहां से मान लो ये कोशिका है। ठीक है, ये इस कोशिका के अंदर है भाई केंद्रक। ठीक है, जब ये कोशिका अपने आप को विभाजित करेगी तो सबसे पहले इसका केंद्रक विभाजित होगा। सबसे पहले ये केंद्रक ऐसे दो भागों में टूटेगा। तो जब केंद्रक में विभाजन चल रहा है उसको कह रहे हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कह रहे हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चे? केंद्रक विभाजन। और केंद्रक विभाजन 4 चरणों में हुआ था, जो कि आप लोगों ने पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज दिखवाए थे ना। वो चारों के चारों चरण यहाँ चल रहे थे केंद्रक के अंदर। ठीक है, अब जब केंद्रक विभाजित हो गया तो अब बारी आई कोशिका के साइटोप्लाज्म की। यह है कोशिका द्रव्य, किसको जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। यह है प्यारे बच्चे साइटोप्लाज्म। अब बारी आती है साइटोप्लाज्म की, अब बारी आती है कोशिका द्रव्य के विभाजन होने की। तो यह है कोशिका द्रव्य। और जब केंद्रक में विभाजन हो जाएगा, केंद्रक 2 भागों में टूट जाएगा, तो ऐसे करके पूरी कोशिका 2 भागों में टूट जाएगी। और इस तरीके से इसी कोशिका से 2 नई कोशिकाएं बन जाएंगी। तो 2 हिस्सों में विभाजन चलता है, एक केंद्रक में चलेगा जिसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, इसी की वो 4 अवस्थाएं मैंने बताई थी। ठीक है, और फिर बाहर का जो साइटोप्लाज्म है वो हो जाएगा डिवाइड, जिसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस लास्ट चरण है, उसमें पूरी कोशिका ऐसे 2 भागों में टूट जाती है। तो ये हो गया साइटोकाइनेसिस। अगर हमारे पास फोटो अवेलेबल है तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखो भाई, साइटो
साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। देखो देखो, ये है कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस जो मैंने आपको लिखवाई थी या अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी। कहाँ भाग गया? देखो इस फोटो को देखो, ये फोटो तुम्हें दिख रहा है, ये कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं बेटा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी न्यूक्लियस के अंदर चल रही हैं, ये सारी केंद्रक में चल रही हैं। ये जितनी भी रिएक्शन चल रही हैं, ये केंद्रक है पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये केंद्रक है। ऐसे ऐसे करके केंद्रक में चलती हैं ये डिवीजन, और ऐसे करके केंद्रक हो जाता है दो भाग में डिवाइडेड। ठीक है, जब केंद्रक दो भाग में डिवाइडेड हुआ तो फिर धीरे धीरे पूरी कोशिका ही डिवाइडेड हो जाती है। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? साइटोकाइनेसिस की। इसको ए कर लेना भाई, है ना, इसको ए कर लेना, कैरियोकाइनेसिस। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? जैसे कि ये है ना, तो केंद्रक क्या हुआ? केंद्रक तो ये एक वीडियो है जो कि विजिबल तो नहीं होगी, रुको एक सेकंड। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? बेसिकली पूरी की पूरी जो सेल है वो एक दो हिस्सों में बट जाएगी, दो हिस्सों में टूट जाएगी। की वीडियो ना हो, देखो इस तरीके से, ये क्या है? ये साइटोकाइनेसिस है बेटा। अब केंद्रक दो हिस्सों में पहले से ही टूट गया था, अब पूरी कोशिका के टूटने की बारी आती है और पूरी कोशिका ऐसे दो भागों में टूट जाती है। तो ये हो जाता है आप लोगों का क्या? साइटोकाइनेसिस। तो पहले केंद्रक डिवाइड होगा जिसको कहेंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की चार स्टेप से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और अगर हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को मिलाकर बोले, इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाकर बोल देते हैं, इन दोनों को एक साथ मिलाकर बोल देते हैं, तो यही फिर माइटोसिस और मियोसिस के अंदर आता है। क्योंकि माइटोसिस में भी ये दोनों चरण होंगे और मियोसिस में भी ये दोनों चरण होंगे। अब बताओ, बात समझ में आई? ठीक है, ये विभाजन मनुष्य में उम्र भर चलता रहता है बेटा, एक उम्र तक तो चलेगा। जैसे हम बूढ़े हो गए तो बुढ़ापे में ये क्षमता कम हो जाती है। जब तक हम 40 साल तक हैं तो कोशिका विभाजन की क्षमता हमारे शरीर में सामान्य रहेगी। थोड़ा सा और जब हम 20-25 साल में हैं तो ज़्यादा रहेगी। इस बीच 20-25 साल में क्या होता है, हमारे अंदर कोई भी चोट लगती है या कोई भी बीमारी होती है तो बहुत जल्दी से हम अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी तो धीरे धीरे कोशिका विभाजन की क्षमता खोने लगती है, जिससे ये डिवीजन धीमे पड़ जाते हैं और हमारे चोट लगने पर या हमारे शरीर के अंदर कोई क्षति है तो वो फिर रिपेयर नहीं हो पाती उस तेजी के साथ। ठीक है, क्लियर? मैम कुछ महिलाओं के बीच में नहीं होते बेटा, महिलाओं में भी सब होता है, ये सब महिलाओं में भी होता है। जुड़वा बच्चे यहाँ नहीं पढ़ोगे, जुड़वा बच्चे तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे। ठीक, तो ये आपको पूछा जाएगा कि भाई कैरियोकाइनेसिस क्या है, तो बताना केंद्रक में विभाजन। इसके कितने चरण हैं, तो बताना 5 चरण। ये 4 चरण है जो मैंने बताए हैं। अब इसमें से भी एक बात याद रखना भाई, गुणसूत्र कोशिका के अंदर एक ऐसी संरचना है, अगर आप एक कोशिका को उठाओ और उसको माइक्रोस्कोप में देखो तो गुणसूत्र तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे मैडम? क्योंकि वो केवल तभी दिखाई देते हैं जब एक कोशिका विभाजन कर रही हो, जब एक कोशिका टूट रही हो, तभी वो आपको दिखाई देंगे गुणसूत्र। तो कोशिका के अंदर कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है? तो लिख लेना, गुणसूत्र होता है। कोशिका विभाजन के समय कौन सा कोशिकांग है जो दिखाई देगा? गुणसूत्र। समझ में आई बात? अब वो गुणसूत्र भी अच्छे से कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे? क्या चारों अवस्थाओं में गुणसूत्र अच्छे से दिखाई देंगे? नहीं। अगर आपको कभी भी पूछे कि गुणसूत्रों का अध्ययन कौन सी अवस्था में किया जा सकता है, तो मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है। यानी गुणसूत्रों को यहीं देखा जाता है।
इसी अवस्था में गुणसूत्रों को क्लियरली देखा जा सकता है। तो कौन सी कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, ऐसे प्रश्न आता है। तो बताना मध्य अवस्था में या मेटाफेज अवस्था में, ठीक है। या गुण कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो बताना मेटाफेज में। कैन सीन क्रोमोसोम, इस अवस्था में क्रोमोसोम को अच्छे से देखा जा सकता है और उनकी स्टडी की जा सकती है। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, ठीक है। गुणसूत्र ऐसा नहीं है कोई भी कोशिका उठा ली और उठाकर देख ली और देखी तो गुणसूत्र दिखाई दे जाएंगे, नहीं। कोई ऐसी कोशिका उठानी पड़ेगी जिसमें विभाजन की क्रिया चल रही हो, और विभाजन की क्रिया अगर चल रही है तो उसकी जो मेटाफेज अवस्था चल रही है, ये वाली अवस्था जब हो रही है, तभी उसमें गुणसूत्र आपको दिखाई देंगे। ठीक प्यारे बच्चे, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। ठीक, अब आ जाओ, अब आगे बात करेंगे। तो भाई ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ, सेल डिवीजन। आ जाओ, नए टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बात करेंगे हम एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में। एक बार आप फिर से इस चीज को देखेंगे और फिर से एक बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब आगे बात करें, चलिए। तो भाई अब हम आगे बात करेंगे, एक और नए टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जंतु ऊतक की तरफ। अच्छा, सबसे पहले टर्म आती है कि मैम ऊतक क्या होते हैं, या मैम टिश्यू स्टडी को क्या कहा जाता है। जब हम लोग ऊतक का अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो ऊतक का जो अध्ययन होता है बेटा उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं ऊतक के अध्ययन को? हिस्टोलॉजी। क्या कहेंगे भाई? हिस्टोलॉजी। जैसे कोशिका के अध्ययन को कहा जाता था साइटोलॉजी, वैसे ही ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी, क्लियर? तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है ऊतकों के अध्ययन को। अच्छा मैम, जो ऊतक हैं इनकी खोज किसने करी थी? ऊतकों की खोज किसने करी थी? ऊतकों की खोज की अगर हम लोग बात करते हैं, जो टिश्यू होते हैं इनकी जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी? तो ऊतकों का अध्ययन किया था बिकेट ने। किसने भाई? बिकेट। तो बिकेट नाम के एक साइंटिस्ट जिन्होंने ऊतकों का अध्ययन किया था। तो ऊतकों के अध्ययन को या ऊतकों की जो खोज करी थी वो करी थी बिकेट नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ टिश्यू, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ टिश्यू, ठीक। ऊतकों के पिता या ऊतक विज्ञान के पिता, इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। ऊतक विज्ञान के पिता, समझ में आ गई बात? चलो भाई आगे बात करते हैं। तो ये आपने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं टॉपिक एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। मैम ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक की खोज किसने करी थी? बिकेट ने करी थी। बिकेट को कहा जाता है फादर ऑफ टिश्यू या ऊतक विज्ञान के पिता, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो मैडम जी ये जो ऊतक हैं होते क्या हैं? जब आप बात कर रही हो टिश्यू की तो टिश्यू होते क्या है पहले ये बता दो। तो प्यारे बच्चे जो ऊतक है ना, जब आपके शरीर के अंदर, मैंने कहा था ना हमारा पूरा का पूरा शरीर अरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो क्या मैम हमारे शरीर में जितनी भी अरबों कोशिकाएं हैं सारी एक जैसी हैं क्या, या अलग अलग हैं, या सबका काम एक ही है क्या, या अलग अलग है? तो भाई हम कहेंगे कि हमारे शरीर में अलग अलग कोशिकाएं हैं। हमारे बॉडी के अंदर लेबर ऑफ ऑर्गेनाइज, हर कोशिका का कार्य अलग अलग है। तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी कोशिकाएं ऐसी हैं जो अलग काम करेंगी, अलग संरचना होगी उनकी, और अलग ही उनका फंक्शन वगैरह होगा। तो मैडम जी कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होंगी जो एक जैसी हैं, जैसे कि आपके गली मोहल्ले में अलग अलग जाति के लोग रहते होंगे भाई। कुछ ऐसे हैं जो गुजर हैं, कुछ ऐसे हैं जो पंडित हैं, कुछ ऐसे हैं जो बनिया हैं, लेकिन बड़े प्यार से रहते होंगे सब मिलजुल कर, है ना। लेकिन जब शादी ब्याह की बात आती है तो ऐसा करते हैं कि भाई गुजर की शादी गुजरों में होती है,
बनियों की शादी बनियों में होती है, पंडितों की शादी पंडितों में होती है, ऐसे करके करा जाता है ना। रहते सब एक साथ है, प्यार से घुल मिलकर। लेकिन शादी की जब बात आती है तो ऐसा माना जाता है कि गुजरों की शादी गुजरों में होगी, बनियों की शादी बनियों में होगी। वैसे ही आपके शरीर में हैं तो बहुत सारे टिश्यू, हैं तो बहुत सारी कोशिकाएं आपके शरीर में, सब एक साथ रहती हैं, मिलजुल कर रहती हैं। लेकिन जब उनके काम की बात आती है, उनकी एक मतलब ऊतक बनाने की बात आती है, तो फिर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो साथ जुड़ती हैं और साथ जुड़कर क्या करती हैं, ऊतकों का निर्माण करती हैं। तो कहने की बात ये है प्यारे बच्चे, समझना। मान लो तुम्हारे शरीर में ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये ये तुम्हारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये भी तुम्हारे शरीर में कोशिकाएं हैं, ये रही, ये तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं हैं भाई, ठीक है। समझ में आ रही है ना बातें। ये तुम्हारे शरीर में ऐसे बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ठीक। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे कई रंगों की कोशिकाएं बनाई हुई हैं, देखो। कोई हरी है, कोई लाल है, कोई सफेद है, कोई ऑरेंज है, अलग अलग कोशिकाएं हैं देखो आपके शरीर में ऐसे। अब इनमें से जो एक जैसी कोशिकाएं हैं वो एक साथ जुड़ जाएंगी। मान लीजिए आपको दिख रही है जितनी भी सफेद सफेद कोशिकाएं हैं, तो सारी सफेद कोशिकाएं एक साथ आ जाएंगी और जुड़ जाएंगी। आपको दिख रही है इनके अंदर जितनी भी लाल या ये ऑरेंज सी कोशिकाएं हैं, ये एक साथ आ जाएंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी, ऐसे, ठीक है। आपको दिख रही है इनके अंदर जितनी भी लाल कोशिकाएं हैं, ये एक साथ आ जाएंगी, एक साथ जुड़ जाएंगी, ऐसे करके। और आपको इनके अंदर दिख रही हैं जितनी भी ग्रीन कोशिकाएं हैं, ये एक साथ आ जाएंगी और एक साथ जुड़। तो कहने को तो बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में, है ना, बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारे शरीर में। लेकिन जब एक जैसी, एक समान कोशिकाएं संरचना में एक जैसी हो, उनका कार्य एक जैसा हो, एक साथ जुड़ जाए, उसी को कहते हैं टिश्यू। तो ये जो कोशिकाएं, एक जैसी कोशिकाएं, सारी लाल लाल कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, भैया इन्होंने बना लिया टिश्यू। सारी हरी हरी कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, तो ये बन गया टिश्यू। सारी सफेद सफेद कोशिकाएं एक साथ जुड़ गई, तो ये बन गया टिश्यू। यानी कि समान संरचना में समान, कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। यानी कि क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई। तो बात समझ में आई भाई। साउंड कम है, साउंड तो आना चाहिए। आ रहा है भाई साउंड, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बात समझ में आई भाई। बहुत सारी कोशिकाएं हैं आपके शरीर में, अलग 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 अलग। लेकिन उनमें से ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य एक जैसा है, जिनकी संरचना एक जैसी है, वो एक साथ जुड़ती चली जाती है, और एक साथ जुड़ती हैं तो उसी संरचना को कहते हैं टिश्यू, यानी ऊतक। अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो लीवर है, लीवर को बनाने का काम केवल लीवर की कोशिकाओं ने करा है। ऐसा तो नहीं है लीवर को बनाने के लिए आधी कोशिकाएं किडनी की आ गई, आधी कोशिकाएं फेफड़ों की आ गई, आधी कोशिकाएं दिल की आ गई, ऐसा तो है नहीं भाई। तो लीवर में केवल लीवर की ही कोशिकाएं हैं, किडनी में केवल किडनी की ही कोशिकाएं हैं। और आपको पता है हर ऑर्गन का काम अलग अलग है। क्या लीवर का काम किडनी कर सकती है? क्या किडनी का काम लीवर कर सकता है? ये बताओ। अगर हमारा लीवर खराब हो गया तो क्या लीवर की जगह किडनी निकाल कर रख सकते हैं हम? नहीं ना भैया। सबका काम अलग अलग है। और क्यों अलग अलग है? क्योंकि सब में कोशिकाएं अलग अलग हैं। तो लीवर के अंदर लीवर वाली कोशिकाएं हैं, वो पाचन का काम करेंगी। किडनी के अंदर किडनी वाली कोशिकाएं हैं जो फिल्ट्रेशन का काम करेंगी। फेफड़ों के अंदर फेफड़ों की कोशिकाएं हैं जो रेस्पिरेशन का काम करेंगी। दिल के अंदर दिल की कोशिकाएं हैं जो सर्कुलेशन का काम करेंगी। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आओ अब लिखते हैं टिश्यू की डेफिनेशन। तो भाई ऊतक क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं परिभाषा पूछ ले। ऊतक क्या होते हैं परिभाषा पूछ ले तो लिख सकते हो, कार्य में समान कोशिकाओं के समूह को, या तो ऐसा लिख लो, दो डेफिनेशन लिखवाऊंगी। तो पहले लिख लेना, कार्य व उत्पत्ति में समान कोशिकाओं का समूह। उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को, समान कोशिकाओं के समूह, ठीक है, कोशिकाओं के समूह क्या कहा जाता है? कार्य व उत्पत्ति में समान कोशिकाओं के समूह को
ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हो सिमिलर ग्रुप ऑफ, लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल that similar in function, and origin। तो भाई उत्पत्ति और कार्य में समान कोशिकाओं का जो समूह होता है, यानी एक ही तरीके से वो कोशिकाएं बनी है और एक ही उन कोशिकाओं का काम है, तो ऐसे समूह को कहा जाता है टिश्यू। दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, अगर सिंपल भाषा में याद करो तो समान कोशिकाओं के समूह, ऐसा भी लिख सकते हो, समान कोशिकाओं के समूह। जैसे कि मैंने आपको पीछे दिखाया है ना, समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी पीछे दिखाया कि भाई जब वो अलग अलग एक एक जैसी कोशिकाएं जुड़ रही हैं तो इनके समूह को ही क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ऐसा भी लिख सकते हो। तो डेफिनेशन कैसे भी करके आपको पेपर में पूछी जा सकती है। तो लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप ऑफ सेल is called tissue, is called tissue। तो समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, टिश्यू कहते हैं। बात समझ में आ गई भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रही हूँ। आज एक दिक्कत हो गई है, आज पता नहीं अभी अभी आपकी क्लास से पहले एसी बिल्कुल सही चल रहा था, अब पता नहीं पीछे क्या फॉल्ट हुआ है तो एसी बंद हो गया। गर्मी में मेरी बुरी हालत हो रही है, थोड़ी देर में चक्कर ही आने वाले ऐसा लग रहा है, और इतनी स्वेटिंग कर रही हूँ ना बहुत ज़्यादा। ग्रुप में कितनी सेल होती है बेटा, कितनी भी हो सकती है, ये लिमिट नहीं है। ठीक है, ये लिमिट नहीं है, कितनी भी हो सकती है, वो ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उस ऑर्गन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी हो सकती है। ठीक, हमारी बॉडी में ऐसी कोई जगह नहीं है प्यारे बच्चे जहाँ बेसिकली टिश्यू नहीं है, बट हाँ आप स्पर्म और शुक्राणु को कह सकते हो। शुक्राणु और ओवा जो है वहाँ बेसिकली कोई टिश्यू काम नहीं करता, क्योंकि वो अकेली सेल है, वो सेल का ही रूप है। शुक्राणु और अंडाणु जो है वहाँ टिश्यू नहीं बनेंगे, वो क्या है, वो सेल है। ठीक है, चलो भाई आओ आगे बात कर रहे हैं। एक बच्चे का कमेंट है, भैया हिमांशु जी को तो बड़ी चिंता हो रही है, बोल रहे हैं शादी ही नहीं हो पाएगी, पाएगी तो बच्चों में डिफरेंस कहाँ से देख पाएंगे। भैया पढ़ लो, एएलपी निकाल लो, बहुत सारी वैकेंसी हैं, एसएससी जीडी भी आ रहा है, तुम लोगों की बहुत वैकेंसी है, तो पढ़ लिख लो, शादी ब्याह भी हो जाएगा। पहले कमाने लायक तो बन जाओ, फिर जो बच्चों में वेरिएशन है वो भी आ जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन ना लो। मैम गर्मी में क्या खाना चाहिए अरे मेरे बाल को, तुम्हें ये नहीं पता गर्मी में क्या खाना चाहिए? गर्मी में दलिया खाओ, छाछ पियो, नींबू पानी पियो, खिचड़ी खाओ। ठीक है, और कोई भी हल्की मतलब कोई भी फ्रूट जैसे तरबूज, वाटरमेलन हो गया, या फिर खरबूजा मस्क मेलन हो गया, या दूसरी जैसे कि आप लोगों के घर में क्या होता है, खीरा है, ककड़ी है, इनको खाओ। हल्का खाना खाओ, रोटी भी खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाहर की तली बुली चीज़ें थोड़ा अवॉइड करें। आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब बात आगे बात करेंगे कि मैम टिश्यू जो है, एनिमल टिश्यू, ये कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो भाई अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की जब हम लोग बात करेंगे, एनिमल टिश्यू का एक पूरा चार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस चार्ट को बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझना है और बहुत बढ़िया तरीके से फिर इसको हम करेंगे। ठीक है, चलो सुनो, देखो भाई जब हम जंतु ऊतक की बात करते हैं तो जंतु ऊतक हैं 4 तरीके के। बड़े ध्यान से सुनना मेरी इस बात को, जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर जो ऊतक हैं उनको पढ़ रहे हैं। 4 तरीके के ऊतक हैं आपके शरीर में। सबसे पहले नंबर पर है एपिथेलियल टिश्यू। जहां जहां मैं इंडिकेट कर रही हूं वहां वहां देखना है आपको। एपिथेलियल टिश्यू को हिंदी में बोलते हैं उपकला ऊतक। ठीक है, पहले इस चार्ट को समझ लो, फिर मैं सिंपल तरीके से अपने हाथ से बना दूंगी कॉमन कॉमन सी चीजें। ठीक है, दूसरे हैं प्यारे बच्चे कनेक्टिव टिश्यू। दूसरे हैं जो हमारे अंदर पाए जाते हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तीसरे हैं प्यारे बच्चे मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर यानी पेशी ऊतक। ठीक है,
उसके बाद है चौथे नर्वस टिश्यू यानी कि तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में नर्वस टिश्यू बोलते हैं। तो कहने की बात यह है कि हमारे अंदर 4 तरीके के ऊतक पाए जाते हैं। अब इनके भी कुछ टाइप है, जैसे उपकला ऊतकों को भी हमने 4 भागों में बांटा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ। पहला है स्क्वैमस एपिथेलियल, शल्की उपकला ऊतक। दूसरा है कोल्यूमिनार स्तंभाकार। ठीक है, तीसरा है क्यूबॉइडियल घनाकार और चौथा है सीलिएटेड यानी कि पक्षांबी या एपिथेलियम। ठीक है, आ जाओ संयोजी पर, कनेक्टिव टिश्यू। ये उपकला के 4 भाग थे बेटा। आओ कनेक्टिव टिश्यू पर। कनेक्टिव टिश्यू को हमने 3 भागों में बांटा है, ट्रू कनेक्टिव टिश्यू यानी वास्तविक संयोजी ऊतक, स्केलेटल टिश्यू यानी कि कंकाल ऊतक और तीसरे हैं लिक्विड टिश्यू यानी कि तरल ऊतक। ठीक है, आओ जो वास्तविक संयोजी ऊतक है इनके भी कितने भाग हैं, इनके आपको 4 या 5 भाग पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं? एरियोरल है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये वसा संयोजी ऊतक यानी कि एडिपोज इनको हम लोग बोल देते हैं, व्हाइट टिश्यू है, टेंडन है, लिगामेंट है, इसको अभी मैं चार्ट के द्वारा बताऊंगी। और जो लिक्विड है, लिक्विड तो ब्लड है प्यारे बच्चे। पेशी की बात करें तो ये 3 भागों में बटे हुए हैं, रेखित, अरेखित और हृदय। चलो आओ, ये टेबल तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब मैं तुम्हें इस टेबल को अपनी फॉर्मेट में लगाकर बताती हूँ। आ जाओ इधर, जिनको समझ नहीं आया वो यहाँ समझना। प्यारे बच्चे, अगर एनिमल टिश्यू की बात करें, अगर हम लोग बात करेंगे जंतु ऊतक की, ठीक है, जंतु ऊतक की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो जंतु ऊतक है ये कितने प्रकार के होते हैं? आप कहेंगे जंतु ऊतकों को बांटा गया है 3 पार्ट्स में। ठीक है, कितने पार्ट्स में भाई? 4 पार्ट्स में। ठीक है, 4 पार्ट में बांटा गया है जंतु ऊतकों को। कौन कौन से 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं? तो भाई आओ पहले नंबर पर लिखो उपकला। ठीक है, उपकला ऊतक हमारे शरीर में है। उपकला ऊतक एपिथेलियल बोलते हैं जिसको, एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू इंग्लिश में। ठीक है, दूसरे कौन से हैं मैडम? तो दूसरे हैं बेटा कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जिसको बोला जाता है, संयोजी ऊतक, इनको बोलते हैं संयोजी ऊतक। अब मुझे बहुत बुरी गर्मी लग रही है बेटा, कनेक्टिव टिश्यू इनको कहा जाता है। इस चार्ट को बनाने के बाद मैं क्लास छोड़ रही हूँ। कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, टाइम भी हो ही लिया है। तीसरा है बेटा पेशी ऊतक। तीसरा क्या है? पेशी ऊतक, जिसको हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू क्या बोलते हैं बेटा? मस्क्यूलर टिश्यू। ठीक, और चौथे नंबर पर है प्यारे बच्चे तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, ठीक है, तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो ये 4 तरीके के टिश्यू हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं। इनमें से कोई भी टिश्यू पादपों में नहीं है, ये सब जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले टिश्यू, ये सब हमारे अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हमारे अंदर 4 प्रकार के टिश्यू हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं चारों के चारों। ठीक है, अब आओ आगे बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे। अब उपकला ऊतक जो है ना, इनको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा है भाई? 4 भागों में। ठीक, कौन कौन से हैं मैडम जी? तो आप लोग बताओगे शल्की। ठीक है, शल्की एपिथेलियल, जिसको हम लोग स्क्वैमस के नाम से जानते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल। ठीक है, दूसरे हैं प्यारे बच्चे घनाकार, घनाकार, जिसको हम क्यूबॉइडल बोलते हैं, क्यूबॉइडल। ठीक है, क्यूबॉइडल। इसके बाद तीसरे नंबर पर है स्तंभाकार, स्तंभाकार, स्तंभाकार। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे कोल्यूमिनार, कोल्यूमिनर। ठीक है, यानी जैसे खंबे होते हैं, खंबे की शेप के, कोल्यूमिनर, स्तंभाकार। और 5वें नंबर पर है रोमक या पक्षाभ, जिसको बोलते हैं रोमक या पक्षाभी, जिसको हम लोग सीलिएटेड के नाम से जानते हैं, सीलिएटेड। ठीक है,
तो ये हैं 4 प्रकार के आपके कौन से उपकला ऊतक। ठीक। कनेक्टिव टिश्यू जो हैं ये भी आप लोगों के कितने पार्ट्स में इनको बांट सकते हो? 5। 5 मैं आपको इनके कल बताऊंगी इनको, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, जब पढ़ाऊंगी जब बताऊंगी। ये प्यारे बच्चे 3 हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ जगह है तो बता देती हूँ। 3 में कौन कौन से हैं तो आप बताओगे। अरेखी है, ठीक है, जिसको आप लोग अनस्ट्रिप्ड बोलते हो, अनस्ट्रिप्ड, अरेखी। प्यारे बच्चे रेखी है, रेखी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप्ड, ठीक है। और तीसरा है हृदय, यानी कि कार्डिक। तीसरा है कार्डिक, हृदय। ठीक। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, इसको रेखित करना पूरा और इसको अरेखित करना। तो ये ठीक। तो ये है आप लोगों का टिश्यू चार्ट, इसको हम कल पढ़ेंगे, इसको हम कल पढ़ेंगे। लाइट तो आ रही है प्यारे बच्चे? एसी की जो लाइन जा रही है उसमें कहीं फॉल्ट हुआ है, तो एसी जो है वो बंद हो गया चलता चलता, ठीक है। चलो तो अब हम कल पढ़ेंगे, वैसे भी टाइम हो चला है। और भैया मेरा सर घूमने वाला है, मैं गिरने वाली हूँ, मैं दिख भी रहा होगा, पूरी पसीने पसीने स्वेटिंग कर रही हूँ। चलो तो भाई, धन्यवाद, नमस्कार, टाटा बाय बाय। कल पढ़ेंगे ये हम लोग, ठीक है। राम राम। और हाँ प्यारे बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इन्फॉर्मेशन आज ही दे देना चाहती हूँ। हो सकता है कि कल एक कारण से मेरी क्लास ना हो। क्यों? क्योंकि जो मेरी जो दादी सास हैं वो आज एक्सपायर हो गई हैं। तो आज क्योंकि आप लोगों के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसीलिए मैं जा नहीं पाई हूँ वहाँ। तो कल मेरा जाना शायद बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मतलब ससुराल की तरफ से जो मेरी दादी सास हैं वो एक्सपायर हो गई हैं। तो कल हो सकता है मुझे वहाँ जाना पड़े। तो आप लोग अगर कल क्लास नहीं होती है तो इस रीज़न को मान लीजिएगा कि मैं शायद वहाँ गई हैं। जाना मुझे आज था बट किसी कारण से मैं आज नहीं जा पाई हूँ, ठीक है। तो आप लोग, क्योंकि आपको पता है मेरा बेटा जो है उसकी तबीयत ख़राब है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आज ही वो एक्सपायर हुई हैं। तो आज थोड़ा माहौल अ, मतलब इस तरीके का रहेगा कि मैं बच्चे पर वहाँ अगर गई तो ध्यान नहीं दे पाऊंगी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वो फिर से बीमार हो जाए। तो कल थोड़ा सा माहौल है, मतलब आप समझते हो कि जो भी दाग वगैरह का प्रोसीजर होता है वो हो जाएगा आज। तो कल इसलिए मैं वहाँ जाऊँगी। तो आप लोग अगर क्लास कल नहीं होती है तो इस रीज़न को समझ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो तो धन्यवाद, नमस्कार।